अरे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं +1 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 6 का रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से करवाने जा रही हूँ। तो इस अध्याय की शुरुआत हम मध्यकाल से करते हैं कि मध्यकाल किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी के जो काल को वो मध्यकाल कहा जाता था और इस समय कई बार इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती है। तो इस समय बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हुआ और छोटे छोटे राज्यों का गठन हुआ और ये काल अशांति और अव्यवस्था का काल था। तो ये प्रश्न इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो अध्याय है इसमें मध्यकाल के बारे में बताया हुआ है कि मध्यकाल में यूरोपीय समाज में किस तरह की व्यवस्था थी और कितने भागों में बटा हुआ था। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में कौन कौन से 3 वर्ग प्रचलित थे, जिसमें कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। तो जो पादरी वर्ग के बारे में हमने जो इससे पहले जब हमने पूरी तरह से अध्याय 6 का विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था तो उस भाग में हमने ये सारा पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पादरी जो वर्ग था समाज में इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इसमें पोप, आर्क बिशप और बिशप ये सब शामिल थे और इनका चर्च के ऊपर पूरा नियंत्रण होता था क्योंकि एक तो इनके पास भूमि भी बहुत अधिक होती थी जिससे इनकी आमदनी भी होती थी। चर्च को उस समय दान आदि भी दिया जाता था और चर्च किसानों से कर आदि भी लेते थे। तो इस तरह से जो चर्च के जो लोग थे वो बहुत धनी हो गए और जो यूरोप के जो शासक थे उनके ऊपर भी इनका बहुत प्रभाव था। जो शासक जो थे ये पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते थे क्योंकि जो ये वर्ग था इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे और ये ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। फिर इस तरह से कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि पादरी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती थी, कि कौन व्यक्ति पादरी बन सकता था। तो जो प्रत्येक जो व्यक्ति था वो पादरी नहीं बन सकता था। कृषक दास या शारीरिक रूप से जो अपंग व्यक्ति वो पादरी नहीं बन सकते थे और यही प्रतिबंध स्त्रियों पर भी लागू था। और जो भी व्यक्ति पादरी बन जाता था वह विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा जो वर्ग है हमारा वो है कुलीन वर्ग, जिसमें कि प्रशासक, चर्च और सेना में जो उच्च पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त होते थे वो सब इसी वर्ग में आते थे। ये और इन्हें भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे और ये भी भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। फिर हमने जो तीसरा वर्ग था हमारा वो था किसान, लेकिन उस समय 2 तरह के किसान हुआ करते थे, एक स्वतंत्र किसान और दूसरे कृषक दास। तो यहाँ पर बात करते हैं कई बार कि स्वतंत्र किसान किस तरह के होते थे। यूरोप में अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो जो स्वतंत्र किसानों की वैसे तो संख्या बहुत कम थी और इनके जो इन्होंने भूमि वो सामंतों से ही प्राप्त की होती थी, लेकिन इस पर जो कार्य वो अपने अनुसार करते थे। सामंत इन किसानों से बेगार नहीं लेते थे और उन पर जो कृषक दास उनकी तरह प्रतिबंध भी नहीं लगे हुए थे और निश्चित मात्रा में सामंतों को ये भूमि प्रदान करते थे। अब बात करते हैं कृषक दास। तो सबसे जो निम्न वर्ग था वो था कृषक दासों का और उनकी जो उस समय स्थिति थी वो जानवरों से भी बदतर थी क्योंकि उनके बहुत सारे कर्तव्य थे और उनके बहुत सारे कार्य थे और उन्हें 16 से 18 घंटे काम करवाया जाता था। उसके बावजूद भी उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और उनका जो कर्तव्य थे वो सामंत के प्रति भी होते थे, फिर नाइट के प्रति भी होते थे। तो उस समय सबसे जो शोषित वर्ग होता था वो कृषक दास का होता था। अब इसके बाद जो मोस्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है आपसे क्या बहुत बार इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है कि सामंतवाद का क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं और फिर उसके बाद सामंतवाद का जो पतन वो किस तरह से हुआ। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि तो जो सामंतवाद है वो मध्य युगीन यूरोपीय सभ्यता का एक आधार था और ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और इसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा या जागीर। तो इसमें क्या होता था कि राजा ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी कि अपने
जो भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था और आगे उन टुकड़ों को सामंतों में बांट दिया। और जिन सामंतों को ये भूमि का टुकड़ा दिया जाता था या जागीर दी जाती थी, तो वहाँ पर सामंत उसकी सारी एक तरह से देख रेख करता था और बदले में सामंत राजा को सैनिक और राजनीतिक सेवाएं देता था। और ये व्यवस्था जो थी ये पूरी तरह से भूमि वितरण पर आधारित थी। अब इसके बाद अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले राजा, और फिर उसके बाद सामंत, फिर मैनर, फिर नाइट और फिर कृषकदास। तो सबसे पहले राजा किस तरह से कि उस समय जो राजा होता था वो समस्त भूमि का स्वामी होता था और उस समय राजा के पास जो स्थायी सेनानी थी और पर्याप्त साधन नहीं थे, तो इस तरह से वो दूर के क्षेत्रों पर नियंत्रण और राज्य की सुरक्षा करने में कठिनाइयाँ आती थी। तो इसलिए राजा ने क्या किया कि अपने भूमि का बड़ा भाग सामंतों में बांट दिया और सामंत राजा के प्रति वफादार रहने की कसम खाते थे और बदले में वो राजा को सैनिक और राजनीतिक सेवाएं प्रदान करते थे। अब इसके बाद जब सामंत को जो भूमि दी जाती थी वहाँ पर वो अपने जागीर के अंदर शक्तिशाली होता था, अपनी सेना रखता था, अपना न्यायालय होता था और अब कई बार वो अपने जागीर में अपनी मुद्रा आदि को भी प्रचलित कर सकता था। और जो उसके बाद दूसरा जो मैनर है वो ये सामंतवाद की विशेषता इसलिए बताई गई है कि मैनर कोई व्यक्ति नहीं है, ये जो सामंत होते थे उनका जो आवास क्षेत्र होता था उसको मैनर कहा गया। तो उस समय जो मैनर जो होता था ये हर सामंत का अपना अपना होता था। कहने का अभिप्राय कि हर मैनर की जो स्थिति वो एक तरह से नहीं होती थी, क्योंकि किसी सामंत का दुर्ग बड़ा होता था, किसका छोटा होता था। तो उस समय मैनर में जितनी भी सामंत की अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो सभी प्रकार की उसमें पाई जाती थी। उसके बाद नाइट, क्योंकि राजा के प्रति ये एक तरह से सामंत का एक कर्तव्य होता था कि वो राजा को सेना दे, तो सेना जो होती थी वो नाइट के सहयोग से सामंत तैयार करते थे। नाइट अपने भूमि में से, अपने जागीर में से कुछ भाग आगे सामंत नाइट को देता था और नाइट बदले में सामंत के लिए सेना तैयार करता था। तो जो भाग जागीर सामंत द्वारा नाइट को दी जाती थी उसे फिफ कहा जाता था और इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व नाइट पर होता था और ज़्यादातर नाइट अपना जो समय था वो सेना के प्रशिक्षण और सेना में अनुशासन सिखाने में बिताता था। अब सबसे लास्ट का जो हमारा इसकी विशेषताएं हैं वो है कृषकदास। तो यूरोप की अधिक आबादी कृषकदास से संबंधित थी और उनका जीवन जानवरों से भी बदतर था। क्यों था? क्योंकि उन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये तो थी विशेषताएं। अब कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि सामंतवाद के क्या गुण थे और क्या अवगुण थे। अगर गुण की बात करें तो सबसे पहले तो इसने जो विदेशी आक्रमण जो लोगों के ऊपर, क्योंकि जब सामंत प्रथा का उदय हुआ तो उससे पहले रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, क्योंकि अराजकता फैल गई थी, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे में जो आक्रमणकारी वो बार बार यूरोप के ऊपर आक्रमण करते रहे। और दूसरा, उस समय जो चोर और लुटेरे थे उन्होंने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया। तो ऐसे समय में जब सामंतों को आगे भूमि दी गई, जब राजा ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में, अपनी भूमि को छोटे छोटे भागों में बांटकर आगे सामंत को दी, तो इस तरह से सामंतों ने वहाँ पर दोबारा से शांति स्थापित की और राजा को जो प्रशासन में सहयोग दिया। और दूसरा, कई बार क्या होता था कि जब सामंती प्रथा नहीं थी तो उससे पहले जो राजा होता था वो निरंकुश होता था, उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता था। तो जब क्या होता था कि कई बार फिर राजा लोगों के ऊपर भी अत्याचार करता था, लेकिन सामंत प्रथा में और राजा ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता था, क्योंकि जो उसके हाथ में जो शक्तियाँ थी वो कम होती थी, क्योंकि ज़्यादातर जो शक्तियाँ वो सामंत के पास होती थी, तो इसलिए राजा अत्याचारी नहीं हो सकता था। फिर अगर अवगुण की बात करें तो सबसे पहले तो इसने समाज को दो वर्गों में बांट दिया, एक था सामंत और दूसरा था किसान। तो अब क्या हुआ कि सामंतों ने अधिक धन प्राप्त करने के लिए
और शक्ति के प्रयोग पर जो कृषक दास थे उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। तो इस तरह से समाज में एक नफरत का वातावरण उत्पन्न हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ये प्रथा थी, सामंत प्रथा जो थी, इसका पतन किन कारणों से हुआ। कि जो ये प्रथा जो यूरोपीय एक तरह से समाज का उस समय का जो प्रमुख बहुत ही शक्तिशाली जो संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, तो इसका जो पतन था वो किन कारणों से हुआ, ऐसी क्या क्या वहाँ पर स्थिति रही, सामंतों द्वारा ऐसे क्या क्या कार्य किए गए जिसके कारण सामंत प्रथा का पतन हुआ। थी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लोगों की दयनीय स्थिति किस प्रकार की, कि जब राजा ने क्या किया कि सामंतों को अपने जागीरों में एक तरह से छोटे राजा की तरह जो शक्तियां दी, तो उससे क्या हुआ कि सामंतों ने लोगों के ऊपर घोर अत्याचार करने शुरू कर दिए। और क्योंकि सामंत के अपने न्यायालय होते थे और सामंत अपनी इच्छा अनुसार लोगों का जो मुकदमे होते थे उसका डिसीजन लेते थे, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं होता था। तो जो उनको सही लगता था वो उसी तरह से कार्य करते थे। और इसी तरह से जो कृषक दास आदि जिन पर अत्याचार होते थे, अगर वो अपनी कोई शिकायत भी करना चाहते थे तो उसको वो नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से लोगों की जो स्थिति थी सामंत काल में वो दयनीय थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जो कृषक दास का जो आक्रोश वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और समय आने पर इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब धर्म युद्ध का प्रभाव किस तरह की, जो जेरूसलम को लेकर 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य में जो ईसाई और मुसलमानों के बीच में युद्ध लड़े गए, इस युद्ध का जो पोप के बारे में जो लोगों में एक भ्रांति फैली हुई थी, तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जब पोप की अपील पर बहुत सारे लोगों ने धर्म युद्ध में भाग लिया और उसके बावजूद भी वो हार गए, तो एक तो पोप का जो उनके ऊपर प्रभाव था वो कम हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जब वो मुसलमानों के देश में गए और वहाँ पर जो उस समय उनके भव्य महल थे और वहाँ पर जो विकास था उसको देख के उनके मन पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि हम भी अपने देश में इस तरह की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, कि बहुत सारे इस तरह के उस समय राष्ट्रीय राज्य हुए 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में, जिन्होंने कि अपने शासक को काफ़ी शक्तिशाली बनाया। उनमें शक्तिशाली शासक होते थे और जो उनकी सेना होती थी शासकों की, वो आधुनिक सेना ढंग से लेस होती थी, जैसे कि उनके उस सेना के पास तोप होते थे, बारूद होते थे। और दूसरी ओर सामंतों के अधीन जो सेना होती थी वो काफ़ी उनके जो लड़ाई के ढंग अभी भी पुराने थे, हथियार भी पुराने थे। तो इस तरह से जो शक्तिशाली जो राष्ट्रीय राज्यों में जो शक्तिशाली शासक हुए, उन्होंने सामंतों का दमन कर दिया। फिर उसके बाद है कृषकों का विद्रोह, कि क्या होता है कि 1347 से लेकर 1350 के बीच में यूरोप में बहुत सारे मतलब प्लेग फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है, ब्यूबोनिक। तो जिससे क्या हो जाता है कि कृषक दास जो समय मेन जो पावर होती थी, तो उनका बहुत सारा जो एक भाग था या उनकी जो बहुत सारी संख्या वो इस बीमारी का ग्रास बन गई। और जब वहाँ पर मज़दूरों की कमी आई तो उन्होंने भी अपनी मज़दूरी बढ़ाने के लिए विद्रोह करने शुरू कर दिए। तो उनके जो मांग को जब सामंतों द्वारा पूरा नहीं किया गया तो यूरोप में बहुत सारे कृषक विद्रोह हुए। तो बार बार विद्रोह के कारण क्या हुआ कि सामंतों की जो शक्ति थी वो कम होती गई। उसके बाद है मध्य श्रेणी का उत्थान। मध्य श्रेणी जिसमें कि व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति। तो जब इस श्रेणी का उत्थान हुआ तो इस श्रेणी ने सामंतों के जो अत्याचार हो रहे थे उसका अंत करने के लिए शासकों को सहयोग किया। और शासक पहले से ही सामंत से बहुत परेशान थे, तो मध्य श्रेणी ने शासक को जो धन आदि से सहयोग किया। तो जब शासक के पास, राजा के पास धन आया तो उसने अपने पास एक जो नए अस्त्र शस्त्र से लैस सेना का गठन किया और उस सेना के बल पर उसने सामंतों का पतन किया। और उसके बाद सामंत के आपसी झगड़े, कि जो एक
जो जागीर का जो सामंत होता था वो दूसरे जागीर के सामंत से ईर्ष्या करता था और बहुत बार वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इस बार क्या हो जाता था कई बार कि उनके जो ये लड़ाई झगड़े वो इतने अधिक बढ़ जाते थे कि बाद में ये विद्रोह का रूप धारण कर देते थे और जिसमें कि ये आपस में ही सामंत मारे जाते थे। उसके बाद है नगरों का उत्थान, कि बहुत सारे जब नगरों का उत्थान हुआ जैसे वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, तो बहुत सारे जो कृषक दास थे वो नगरों में जाकर बसने लगे। जब वो नगरों में गए तो इससे सामंतों के जो उनकी जो ज़रूरतें होती थी, क्योंकि सामंत जो शक्तिशाली होते थे वो कृषक दास के बल पर, क्योंकि वो कृषक दास से कार्य करवाते थे, अधिक मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब कृषक दास नगरों में जाने लगे तो इस तरह से उनके काम कारोबार भी ठप हो गए और इस तरह से सामंत प्रथा का पतन हुआ। और अंतिम जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वो है मुद्रा का प्रचलन, कि सामंत काल में क्या होता था कि उस समय वस्तु विनिमय होता था, उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। तो जिसके कारण क्या होता था कि जो कृषक दास थे उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए सामंत पर निर्भर होते थे, क्योंकि जो भोजन आदि वो उनको सामंत के पास मिलता था। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो उसके बाद बहुत सारे सामंत नगरों में जाने लगे, वहाँ पर अपने इच्छानुसार कार्य करने लगे और उन्हें जब मुद्रा मिली तो मुद्रा से वो कोई भी अपनी भोग विलास की वस्तु खरीद सकते थे। तो मुद्रा का जो प्रचलन था ये भी सामंत प्रथा के पतन का कारण बना। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें जो आपके लिए 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले, एक तो कि यूरोप में कौन कौन से 3 प्रमुख वर्ग थे और दूसरा सामंतवाद का अर्थ और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें और जो आने वाली आपकी परीक्षा है उसके लिए आप इसको तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।